हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और हमारे ये पॉलिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज जो है जारी है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक हम पॉलिटी के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कंप्लीट ना कर लें। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। तो भारत में लोकतंत्र का जो स्वरूप प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर होता है? लोकतंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, यानी जनता जो है अपने कैंडिडेट को डायरेक्ट स्वयं चुनती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और भारत का जो लोकतंत्र है ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और इसमें लोकतंत्र का जो ये स्वरूप है प्रचलित है जहां लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारी अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी एवं जवाबदेह होती है। क्योंकि इसमें हम क्या है, अपने प्रतिनिधि यानी लोकसभा का अगर चुनाव होता है तो उसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं, किसी भी पार्टी के द्वारा खड़े किए गए हम सांसद को चुनते हैं, ना कि हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं चुनते, हम उनके द्वारा उन पार्टी के द्वारा खड़े किए गए सांसद को हम चुनते हैं, और उन जिस पार्टी के सांसद सबसे अधिक होते हैं उस पार्टी के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ कि जिसमें हम इनडायरेक्टली अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक, तो भारत में लोकतंत्र का जो स्वरूप है ये क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि 42वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम जो है ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। तो नंबर एक दिया है संविधान के अधिकार का स्रोत, नंबर दो भारतीय राज्य की प्रकृति, नंबर तीन संविधान के उद्देश्य, नंबर चार संविधान लागू होने की तिथि। तो ये जो चारों हैं ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्या हैं, तत्व हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा, एक दो तीन और चार रहेगा। इसमें चारों क्या है, संविधान की प्रस्तावना के क्या है, तत्व हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन चीजों का उल्लेख किया गया है? तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता और विचार की समानता। तो इन तीनों का क्या है, इन तीनों का मतलब इन तीनों की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा, एक दो और तीन, यानी तीनों का। यानी संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता का वर्णन किया गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, डी रहेगा, एक दो और तीन रहेगा। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सही अर्थ जो है ये ऑप्शन नंबर इसका सी है, कि आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसी को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो शाब्दिक अर्थ होता है यही होता है कि जो आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से क्या ले, अपना निर्णय स्वयं ले सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। तो प्रस्तावना में संविधान का जो है मूल दर्शन निहित है। ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, मूल दर्शन निहित है। ठीक, और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में किया गया है। तो ये उद्देशिका और नीति के निर्देशक तत्व में इसका उपबंध किया गया है। किसका, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो उल्लेख है वह उद्देशिका और नीति के निर्देशक तत्व में इसका उपबंध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी रहना चाहिए, ए और सी रहना चाहिए। यहाँ पे एक और तीन है, लेकिन हालांकि यहाँ पे ए और सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका रहेगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत
निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो भारत के संविधान के जो निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है वह उद्देशिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी, उद्देशिका में। उद्देशिका में जो है भारत के जो संविधान के निर्माता हैं उनके उनकी झलक यानी उनकी जो सोच है उनकी सोच को प्रतिबिंबित करता है क्या? उद्देशिका। ठीक। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला दिया है हमारा ऑप्शन, उद्देशिका संविधान का एक अंश है। तो उद्देशिका जो है संविधान का एक अंश है। और बी वाला ऑप्शन क्या है कि 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। 1976 में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक। सी वाला दिया कि इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, यानी बी और सी दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी जो दिया है, शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, तो ये चीज गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा। शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, ये नहीं। शब्द पंथनिरपेक्ष जो था सदैव उद्देशिका का एक अंश नहीं था, इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। और हमारा अब अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में यह उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में। ठीक है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श एजुकेशन स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।